अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मुझे ये बताइए कि आपको मिठाई में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मिठाई तो खुद ही मिठाई होती है, उसमें क्या कम और कम क्या ज़्यादा। उसकी जो मिठास है वो पसंद होती है। उसकी शक्लें बदलती रहती हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर में, लेकिन मिठास जो होती है उसी के लिए तो मिठाई खाई जाती है। आपने जलेबी का जिक्र किया, शायद आप उसकी तरफ मेरे को ले जाना चाह रहे हैं। मैं तो मुझसे एक सज्जन ने कहा कि अगर प्रोफेसर एच.सी. वर्मा कभी अपनी आत्मकथा लिखें तो उसका शीर्षक होगा ठेकुआ से जलेबी तक। जी हाँ। ये क्या है ठेकुआ की कहानी? ठेकुआ की कहानी बहुत संक्षेप में कहूँ मैं कि स्कूली जीवन के अंदर में शुरुआती दौर में मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होते थे। ये एक सार्वजनिक जानकारी है। अभी मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होते थे। मेरे इम्तहान के अंदर में नंबर ख़राब आया करते थे। जब आप कह रहे हैं ख़राब आया करते थे, मतलब आप फेल हो जाया करते थे? हम फेल हो जाया करते थे, लेकिन साथ में एक राइडर भी है, क्योंकि मेरे स्कूल में एक नियम था। जहाँ मैं पढ़ा था राम मोहन राय सेमिनरी पटना में, उस स्कूल का एक नियम था कि आपके जो हाफ ईयरली इम्तहान होते हैं, 6 महीने पर जो इम्तहान होते हैं, उसमें आप मर्जी आए जितना फ़ेल करो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसको आखिरी इम्तहान के साथ जोड़ा नहीं जाता था। लेकिन जो एनुअल इम्तहान, अंतिम इम्तहान होता था, जिसके आधार पे अगली क्लास में जाना होता था, तो उसमें आपको 3 से ज़्यादा विषयों में फ़ेल नहीं होना है। अगर 3 से विद्यार्थी की जिम्मेदारी है या शिक्षक की? जिम्मेदारी किसी की भी हो, लेकिन जो टेबुलेटर हैं जो बनाएंगे, उसके लिखा पढ़ी करेंगे, उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि 3 से अधिक विषयों में अगर कोई फेल है तो उसको क्लास रिपीट कराई जाएगी। और अगर 3 या 3 से कम विषयों में कोई फेल है, और फेल का मतलब 100 में 30 नंबर से कम, तो उसको क्लास में रोका नहीं जाएगा, अगली क्लास में भेज दिया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा। तो उस नियम के तहत मेरा क्लास कभी रोका नहीं गया था, लेकिन उस नियम का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया था। कौन कौन से विषय थे जहाँ गरारी अटकती थी? अब पता नहीं, कैसे कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस समय इतनी भी रुचि नहीं थी कि मैं ये भी ध्यान से देखूं कि किन सब्जेक्ट में फेल हुआ। जी। फिर उसके बाद क्या कमाल तो हुआ? उसके बाद फिर मेरे पिताजी, जो कि खुद एक शिक्षक थे, और उनकी भी अपनी पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी। ये भी अच्छी ही कहानी है कि उनकी भी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उन्होंने भी कभी स्कूल नहीं गए थे वो। लेकिन एक उम्र के बाद, कुछ मुझे लगता है 16, 17, 18 वर्ष की उम्र के बाद शायद उनकी पढ़ने में रुचि जागृति हुई, और उन्होंने किताबें, टेक्स्ट बुक्स खरीद के पढ़ना शुरू किया। अच्छा। हाँ, और कोई भी टेक्स्ट बुक खरीद लाते थे, फिर उसको पढ़ डालते थे, जब फिर दूसरी खरीद लाते थे। इम्तहान तो कोई देना नहीं था, स्कूल में तो जाना नहीं था, खुद से ही पढ़ना था। कुछ वर्षों में उन्होंने अपना इतना ज्ञान अर्जित किया कि उनकी इच्छा अब हुई कि मैं पढ़ाऊँ और अपना स्कूल खोलूँ, और मैं अपने स्कूल में पढ़ाऊँ और अपने ढंग से पढ़ाऊँ। और वो काम उन्होंने किया। कहाँ पर? समस्तीपुर, बिहार, समस्तीपुर में एक राजस्थान के कुछ लोग थे जिनका कोई एक संगठन, सामाजिक संगठन था। तो उनके साथ किसी तरह से इनकी बातें हो गई, और एक हॉल इनको उन्होंने, जो उनके पास बेकार पड़ा था और कुछ ज़मीन उसके पीछे खाली, ये इनको दी गई स्कूल चलाने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने वो स्कूल चलाया, और बहुत ही सफल स्कूल रहा वो। समस्तीपुर का बहुत ही सफल स्कूल रहा। तो मैं ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरक का कहानी है, और बहुत सारा संदेश देती है आज के जो स्कूल की व्यवस्था है, और उसमें किस प्रकार की चीज़ें आनी चाहिए उसके विषय में। लेकिन वो अलग है। संदर्भ जो ठेकुआ का संदर्भ है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी भी अब पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन एक शिक्षाविद हो गए, और एक शिक्षक भी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गए। पूरा स्कूल उन्होंने रन किया, और सबसे अच्छा स्कूल बना करके उन्होंने सामने में रखा। लेकिन वो भी मुझे प्रेरित करने में असफल रहे कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। और मेरे बड़े भैया थे जो मुझसे 18 साल बड़े थे,
तो वो तो अपने टाइम के हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट और ऐसा वैसा बहुत ही ज़बरदस्त करियर उनका था, गणित के वो अंत में प्राध्यापक बने। तो वो भी मुझे समझाने में असमर्थ रहे पूरे वर्षों में कि ये ठीक नहीं है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए और नंबर भी लाने चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने, जो कि स्वयं नहीं पढ़ी लिखी थी, अक्षर ज्ञान भी उनको मेरे पिताजी ने ही करवाया था और वो कुछ धार्मिक ग्रंथ ही केवल पढ़ती थी और कोई उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पकड़ नहीं थी कोई, या उसमें एंट्री ही नहीं थी। तो उन्होंने ये रचा, ये पूरा जो परिक्रमा कराई मुझे, वो उन्होंने ही कराई। और उसमें वो ठेकुआ का आया जिक्र, क्योंकि छठ के अवसर पर वो ठेकुआ बनता है बिहार के अंदर में, पूजा में रखा जाता है, बड़ी शुद्धता के साथ बनता है और बड़े उसके साथ समर्पण के साथ उसको बनाया जाता है और खाया जाता है और खिलाया जाता है। तो वो उन्होंने बनवा करके और शीशे के बर्तनों के अंदर में रख दिया था अपने कमरे में, खुली अलमारियों में जो बाहर से दिखाई पड़े। और मेरे साथ उन्होंने ये सौदा किया था कि अगर मैं अपनी किताबें और कॉपी और पेंसिल या कलम लेकर के उनके कमरे में 1 घंटे बैठूंगा तो मुझे 2 ठेकुए मिलेंगे, हर 1 घंटे पर 2 ठेकुए मिलेंगे। तो ये डील हुई और इस डील को करने के पहले मैंने ये सुनिश्चित किया उनसे पूछ करके कि मुझे वहाँ पर बैठना है या मुझे पढ़ना भी है। और जब उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं पढ़ने की कोई बाध्यता नहीं है, आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लेना, नहीं मन होगा तो मत पढ़ना, 1 घंटे आप खाली रह जाओ वहाँ पे, अगर रह पाए तो 2 ठेकुए पूरे हैं। ये उसकी कहानी है। और मैं अबोध बालक 12-13 साल का, उसके अंदर छुपी हुई जो उनकी योजना थी उसको पढ़ नहीं पाया और वो डील मैंने स्वीकार कर ली। और ये भी एक संस्कार था परिवार का कि जो कह दिया सो कह दिया, पीछे नहीं हटना। एक बार हाँ कह दी तो पीछे नहीं हटना, कोई कठिनाई आ जाए तो फिर पीछे नहीं हटना। तो पहले ही दिन एक 5-10 मिनट बीतते बीतते उस एक अकेले कमरे के अंदर में, और वही 4 छोटी छोटी दीवारें और वही कैलेंडर और वही खूंटी, वही कपड़े, वही उनके कुछ भगवान जी के चित्र वगैरह एक साइड में, कितनी देर देखूं, बैठकर कितनी देर देखूं? 1 घंटे तक कैसे बैठकर देख सकता हूं? और कुछ करने को दूसरा था नहीं। तो ऐसे करके किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया 2 ठकुओं के चक्कर में और अपनी डील को शर्त पूरा करने के चक्कर में। शायद मैं छोड़ सकता था, डील तोड़ सकता था, लेकिन वो अनैतिक होता, एथिकल नहीं होता। वो कह दिया कि हाँ करना है तो करूँगा, 1 घंटे तो करना ही करना है, चाहे 1 सेशन करूँ या 2 सेशन करूँ या 3 सेशन करूँ। तो ऐसे करके वो शुरू हुआ और मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। और जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि किताबें पढ़ना भी अच्छी बात होती है। उसके पहले तो पता ही नहीं था कि किताबें पढ़ना भी अच्छी बात होती है। तो बस वहीं से कहानी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अचानक से, बिल्कुल क्वांटम जंप। जहाँ हमेशा कुछ विषयों के अंदर में 100 में 30 से भी कम नंबर आया करते थे एनुअल इम्तहान में, और छमाही में तो जाने कितने विषयों में वैसा होता था, वहाँ उस समय के 2 ही महीने बाद परीक्षा थी। दिसंबर में सेशन होता था उस समय, जनवरी से दिसंबर, और छठ जो आती है यही नवंबर वगैरह के आसपास आती है, दिवाली के बाद में। तो बहुत कम ही समय था, लेकिन उतने समय के अंदर में ही महीने 1.5 महीने के अंदर में ये चमत्कार हुआ कि सभी 10 विषयों के अंदर में मैं पास हुआ, एक भी लाल निशान नहीं लगा ग्रेड कार्ड के ऊपर। और वहाँ से फिर वो ग्राफ जो है सो एकदम से चढ़ा। 10वीं क्लास जब मैंने हाई स्कूल पास किया, 11वीं में हाई स्कूल होता था, 11वीं पास किया तो 64% नंबर लेकर के मैंने पास किया। हालांकि वो पर्याप्त नहीं थे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए, पहली लिस्ट में एडमिशन के लिए, लेकिन सेकंड लिस्ट के अंदर में और आ गया, वेटिंग में रखा गया था मेरे को, तो आ गया तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का मौका भी मिल गया। फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी का इम्तहान हुआ, जिसको आज +2 कहते हैं, उस ग्रेड उस लेवल के ऊपर। तो उसमें यूनिवर्सिटी में करीब मेरे ख्याल से 2000 बच्चे बैठे होंगे, कई सारे कॉलेजेस मिला करके होता था। तो उसमें मुझे 13वां स्थान मिला 2000 बच्चों के अंदर में। फिर मैंने वहाँ से बीएससी की, बीएससी के अंदर में मुझे यूनिवर्सिटी में 3रा स्थान मिला, 3rd टॉपर था मैं।
फिर मैंने आईआईटी कानपुर में एमएससी के लिए आवेदन किया, तो तुरंत मेरा एडमिशन इंटरव्यू और होकर के वो एडमिशन हो गया वहाँ पर, और एमएससी के अंदर मैं 9.9 के ग्रेड पॉइंट के साथ मैंने उसको टॉप किया। तो ये सारी जो कहानियाँ में जो एक अचानक सा मोड़ आया था, टर्निंग पॉइंट, वो मेरी माँ की देन है और ठकुओं की देन है। तो ये संदेश है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, रियल प्रॉब्लम का और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, किसी ग्रेड कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद की अपनी जो मानसिक चेतना है और मानसिक शक्ति है और चिंतन मैं कैसे कर सकता हूँ, वही उस समय में काम आता है, सफलता वहीं से मिलती है। तो ये उसका संदेश है।